अगला केस देखिए आपका भारती एयरटेल लिमिटेड 2014 सैंडविच क्रेडिट का कर रहे हैं हम लोग केस स्टडीज अभी। भारती एयरटेल लिमिटेड 2014। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था। क्या बोल रहा है, इसके फैक्ट्स क्या हैं? एयरटेल कंपनी है, मान लो इस एयरटेल कंपनी का ऑफिस है। ऑफिस क्या है, मतलब एयरटेल कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही है। क्या सर्विस दे रही है? टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो एयरटेल कंपनी है टावर्स वगैरह जो है सेटअप करती है। टावर है ये। इस टावर के ऊपर जो है एंटीने लगे हुए होते हैं। ठीक है, टावर, एंटीना, ठीक है। मुद्दा यहां पर क्या उठा था? मुद्दा यहां पर यह उठा था कि एंटीना जो है वो कैपिटल गुड्स है या नहीं है। टावर एंड एसोसिएटेड एलिमेंट्स तो समझ आता है कि कैपिटल गुड्स हैं, पर अगर टावर एंड एसोसिएट एलिमेंट्स एंटीना के, मतलब ये पूछ रहा है, देखिए केस में पढ़िए, The appellant was engaged in providing cellular telephone services and was paying service tax on the same. ठीक है। The appellant availed sandwich credit of excise duty paid on the base transceiver station, claiming to be a single integrated system. मतलब देखिए ये जो आपका है, ये जो आपका पूरा है ना, ये है आपका बेस ट्रांसमिशन रिसीवर सिस्टम। इसके अंदर आपका टावर है, एंटीना है, और भी जो थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो हैं। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ टावर, जीएसएम और माइक्रोवेव एंटीनास, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, isolation transformers, electronic equipments, generator sets, feeder cables, etc. etc. The appellant treated these systems as composite system. इस पूरे सिस्टम को उसने composite system ट्रीट किया और उसको उसने क्लासिफाई किया एज पर चैप्टर 85.25 ऑफ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। ओके, ये तो अपीलेंट ने किया। डिपार्टमेंट क्या बोलता है? मतलब उसने तो क्या किया कि जो सर्विस टैक्स पे किया था
टेलीफोन सर्विसेज पे सैनवेट क्रेडिट ले लिया ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, जो बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करी थी उसका जो उसने सर्विस टैक्स के लिए क्रेडिट ले लिया। ओके, डिपार्टमेंट क्या बोलता है? डिपार्टमेंट बोलता है द डिपार्टमेंट ने अलाउ कर दिया क्रेडिट ऑन एंटीना, एंटीने के ऊपर तो उसने क्रेडिट अलाउ कर दिया, बट उसने बोला कि जो आपने अदर आइटम्स के ऊपर सैनवेट क्रेडिट लिया है ना, जो जैसे कि टावर और जो दूसरे पार्ट्स हैं एनपीएफबी, उसको उसने जो है रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या रिजेक्ट करने के लिए रीजन दिया? उसने बोला ईच ऑफ द गुड्स ऑफ द बीटीएस हैड इंडिपेंडेंट फंक्शंस। उसने बोला कि सबके इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, टावर के अलग फंक्शन है, पीएफबी के अलग फंक्शंस है, सबके अलग फंक्शंस है, हेंस उनको जो है एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन एज अ सिंगल यूनिट। दूसरा, ये जो है इमूवेबल है, देयरफॉर कुड नॉट बी सेड टू बी गुड्स। ये जो है टावर वगैरह जो है इमूवेबल है, तो इसको आप गुड्स भी नहीं कह सकते, तो ये गुड्स ही नहीं है, तो आप इसका क्रेडिट आपने जो ड्यूटी पे करी कैसे ले सकते हैं जब ये गुड्स ही नहीं है? ये बोल रहा है इवन इन सीकेडी और एसकेडी कंडीशन। मतलब कि सीकेडी एसकेडी क्या होता है? आप जो है उसे रिमूव करके ले जा सकते हैं खोलकर। इवन इन सीकेडी और एसकेडी कंडीशन द टावर एंड पार्ट देयरऑफ वुड फॉल अंडर चैप्टर हेडिंग्स 7308 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। ये बोल रहा है सीकेडी एसकेडी कंडीशन के अंदर भी जो टावर और पार्ट्स हैं वो पड़ेंगे अंडर चैप्टर हेडिंग 7308 ऑफ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ रूल 2A ऑफ द सैनवेट ऑफ द क्रेडिट रूल्स 2004 एज कैपिटल गुड्स। मतलब सैनवेट क्रेडिट रूल्स जब हम देखते हैं तो ये जो पार्ट्स वगैरह हैं जो चैप्टर हेडिंग 7380 में आते हैं, इनको जो है कैपिटल गुड्स के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया है। आगे बोला टावर एंड पार्ट्स देयरऑफ वर नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज्ड फॉर आउटपुट सर्विस। डिपार्टमेंट का ये बोलना है कि टावर और जो पार्ट्स है ना उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया गया है आउटपुट सर्विस के लिए, एट द सेम हैड बीन बेसिकली ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर सर्टेन इक्विपमेंट। उनका कहना है कि एंटीना लगाने के लिए ये तो बस एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, एंटीना लगाने के लिए बस स्ट्रक्चरल सपोर्ट है ये इनका खुद का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन तो एंटीना का है। अपीलेंट बोलता है, ये तो डिपार्टमेंट ने बोला, अब अपीलेंट क्या बोलता है? अपीलेंट बोलता है कि जो गुड्स हैं क्वेश्चन में दे वर क्लियरली कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर रूल 2A ऑफ सीसीआर। ओके, उसका ये बोलना है द अपीलेंट सबमिटेड दैट द टावर इज एन एक्सेसरी ऑफ द एंटीना। अब वो बोलता है कि टावर जो है एक एक्सेसरी है, और हमें पता है कि कैपिटल गुड्स और के साथ उसकी जो एक्सेसरी होती है वो भी उसके अंदर आ जाती है। तो अपीलेंट बोलता है अपीलेंट सबमिटेड दैट द टावर इज एन एक्सेसरी ऑफ एंटीना। मतलब एंटीना है छोटा सा, टावर उसकी जो है वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उसका एक्सेसरी है। एंड दैट विदाउट टावर्स एंटीना कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एंड एज सच। मतलब उसका ये बोलना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सेसरी की, भाई इसके बिना तो इसका काम ही नहीं चलेगा। रेजर है तो बिना ब्लेड के रेजर क्या काम का? तो ये बोल रहा है कि without towers antennas cannot be installed and as such the antenna cannot function and hence the tower should be treated as part and component of the antenna। उसका ये कहना है। उसने आगे ये भी बोला alternatively the goods in question would fall within the definition of input। उसने बोलो असेसी ने और दिमाग लगाया, बोला कि ये तो इनपुट है, ये जो है ये गुड्स इनपुट भी है रूल 2K ऑफ सीसीआर के हिसाब से, क्योंकि टावर्स एंड शेल्टर्स जो हैं वो नॉकडाउन कंडीशन में मिले थे सीकेडी फॉर्म में एंड वर यूज फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनको फिर यूज किया, तो उनको जो है रूल 2 के हिसाब से सीसीआर के अंदर जो है इनपुट ट्रीट करा जाए। अपीलेंट जो था उसने सबमिट किया कि रूल 2K4 जो है इट यूजेस द वर्ड्स ऑल द गुड्स। वो ये रूल 2K4 बोलता है कि कोई भी गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस। तो इस कारण से जो है ये इनपुट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं टावर वगैरह जो भी है। ट्रिब्यूनल जो था जब उसके सामने मैटर लाया गया उसने अपीलेंट का प्ली जो है रिजेक्ट कर दिया और उसने बोला कि टावर्स एंड पार्ट्स एंड पीएफबी जो है कैपिटल गुड्स नहीं है। ठीक है,
और इनपुट है वो भी उसने रिजेक्ट कर दिया। इश्यू यहाँ पर है सेलुलर मोबाइल सर्विस provider entitled to avail sandwich credit on tower parts and prefabricated buildings, क्या उसे मिलेगा? ठीक है, देखिए यहां पर लीगल पोजीशन में आपको लिखवा रहा हूं क्या है। कैपिटल गुड्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया है रूल नंबर 2A ऑफ सैंडविच क्रेडिट टूल्स। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है अपने को बता रखा है कि इसका जो पार्ट ए है सैंडविच क्रेडिट पढ़कर ही ये केस स्टडीज करनी है आपको। चैप्टर नंबर 82, 84, 85, 90, हेडिंग नंबर 6804 एंड 6805। कैपिटल गुड्स बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए ये देखिए 82, 84, 85, 90 हेडिंग 6804 एंड 6805। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इसको हमने जो है शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PCMTR। देखिए क्या क्या है। P से पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, C से कंपोनेंट स्पेयर पार्ट एंड एक्सेसरीज, M से मूल्स डायज एंड फिक्सचर्स, ठीक है, T से ट्यूब्स पाइप्स एंड स्टोरेज टैंक्स, R से रिफ्रैक्टरी आइटम्स, ओके, RTT कर दीजिए। PCM TRT फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स TRT। ठीक है, तो ये सारे आपके कैपिटल गुड्स के अंदर हैं। इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट क्या होता है? ऑल गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, ये इनपुट होते हैं। ठीक है, आउटपुट सर्विस के लिए जो यूज आ रहे हैं वो इनपुट्स में आते हैं। ठीक है, एंटीना जो है आपका ये आपका आता है हेडिंग नंबर 8526 में। थीटा की जो है ना हेडिंग नंबर 8526 में, और टावर एंड पार्ट्स आपके आते हैं हेडिंग नंबर 7308 में थीटा के। ठीक है, अब मैं आपको जो है डिपार्टमेंट और असेसी दोनों का व्यू बता रहा हूं। इधर मैं आपको बता रहा हूं डिपार्टमेंट व्यू, इधर मैं आपको बता रहा हूं असेसी व्यू।
डिपार्टमेंट व्यू एंड एसएससी व्यू। डिपार्टमेंट बोलता है कि हम मानते हैं कि एंटीना जो है कैपिटल गुड्स है, ठीक है, बट टावर एंड एसोसिएटेड एलिमेंट्स जो हैं, टावर एंड एसोसिएटेड एलिमेंट्स, दिस कांट बी called as part of antenna. Okay. एंटीना जो है, एंटीना कैन वर्क एनीवेयर विदाउट दीज आल्सो। डिपार्टमेंट का ये कहना है, एंटीना कैन वर्क एनीवेयर विदाउट दीज आल्सो। मतलब एंटीना टावर के बिना भी चल जाता है ना, तो अपने छत के ऊपर एंटीना लगाते हैं, तो क्या पहले वहां टावर लगाते हैं? जैसे आज के टाइम में तो आप नहीं लगाते हैं, छतरी लगती है। पहले के टाइम में एक एंटीना आता था, दूरदर्शन जब आता था तब हम लोग एंटीना लगाते थे। तो क्या आप वहां पे टावर लगाते थे, उसके ऊपर एंटीना लगाते थे, है ना? ठीक है। एंटीना कैन वर्क एनीवेयर विदाउट दीज ऑल्सो। सही बात है। डिपार्टमेंट साथ में ये भी बोल रहा है, डिपार्टमेंट सेड दैट they are not used for providing आउटपुट सर्विस। जब वो एसएससी बोलता है ना कि तो इनपुट है, इनपुट है ये, तो एसएससी जो है दोनों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। एक तो बोलता है कि ये कैपिटल गुड्स है ना, दूसरा बोलता है कि ये इनपुट्स हैं। किसी तरह तो वो चाहता है कि उससे जो है मिल जाए क्रेडिट, ठीक है। डिपार्टमेंट बोलता है दे आर नॉट इनपुट्स, दे आर नॉट इनपुट्स बिकॉज टावर एंड पार्ट्स आर fixed to the earth। Tower and parts are fixed to the earth, and after their erection becomes immovable। immovable बन जाते हैं। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। इमूवेबल बन जाते हैं एंड कांट बी टर्म्ड एज गुड्स। उनको गुड्स उनको गुड्स ही नहीं बोला जा सकता, तो फिर वो इनपुट कैसे है? दे आर immovable structures, they are immovable structures and non-marketable। and excisable। so neither capital goods नॉर इनपुट, ये बोला है डिपार्टमेंट, है ना। एसएससी क्या बोल रहा है? एसएससी बोलता है
की सरकार टू ए वन के हिसाब से एंटीना जो है चैप्टर नंबर 85 में आता है, ठीक है। एंटीना जो है चैप्टर 85 में आता है। सो इट इज अ कैपिटल गुड्स, इट इज अ कैपिटल गुड, ठीक है। कैपिटल गुड है एंड क्रेडिट विल बी बुक्ड। एंटीना का तो जो है क्रेडिट बुक कर लेंगे हम, इसका ऐसा बोलना है। साथ ही वो बोलता है कि जो रूल 2A ये जो रूल है इसके हिसाब से जो टावर एंड पार्ट्स हैं, टावर एंड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स जो है एंटीना के, टावर एंड पार्ट जो है आर कंपोनेंट्स ऑफ एंटीना, ये बोलना है उसका, ठीक है। ये उसका बोलना है। सो आप कैपिटल गुड्स की जब डेफिनेशन देखेंगे ना तो उसमें पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स दे रखा है थर्ड वाले पॉइंट के अंदर। सो दे आर ऑल्सो कैपिटल गुड्स एज पर 3, ठीक है। फिर वो बोलता है चलो अगर आप नहीं मान रहे वो कैपिटल गुड्स, if you don't treat them as capital goods, they are inputs as they are used for providing output service। ये सारी चीजें जो है ना पहले असेसी ने बोली, डिपार्टमेंट ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके जो सारी चीजें हैं वो बोली। दे आर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस एंड देयरफॉर क्रेडिट विल बी क्लेम्ड 100% अंडर, कौन सा रूल है, अंडर रूल 2K, ठीक है। उसका ये बोलना है कि अच्छा असेसी ने इतना बोला। डिसीजन जो है वो क्या आया, डिसीजन जो है वो क्या आया फाइनली, डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन आया। क्या डिसीजन आया देखो, एक तो इसके अंदर ये बोला कि इवन इन सीकेडी एसकेडी फॉर्म जो टावर्स एंड पार्ट्स है वो फॉल करेंगे अंदर चैप्टर हेडिंग 7308 ऑफ सीटा विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ रूल 2A ऑफ CCR, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड्स नहीं है, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। एक तो ये चीज बोली गई, और क्या बोला गया था, The High Court rejected the appeal of the appellant and upheld the finding of the tribunal holding that mobile towers and part thereof and shelters pre-fragmented buildings are neither capital goods under Rule 2A nor input under Rule 2K, ठीक है।
ये वाली लाइन पढ़ी, इवन इन द सीकेडी और एसकेडी कंडीशन द टावर्स एंड पार्ट देयर ऑफ वुड फॉल अंडर द चैप्टर हेडिंग 7308 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट विच इज नॉट स्पेसिफाइड। क्लॉज 1 जो है रूल 2AA का ऑफ सीसीआर, उसमें ये स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये कैपिटल गुड्स नहीं माने जाएंगे। समझ रहे हैं? ये जजमेंट आया और डिपार्टमेंट जो है उसका जो कंटेंशन है वो अपहेल्ड किया गया। ट्रिब्यूनल ने जो बोला था उसको अपहेल्ड किया गया। ठीक है, अगला केस देखिए, डायनेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2014 गुजरात हाई कोर्ट। क्या हो रहा है इस केस के अंदर देखिए, कस्टम हाउस एजेंट की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड हो रही हैं डायनेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2014। देखिए क्या हो रहा है इस केस के अंदर, रॉ मटेरियल से जो है फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर क्या करते हैं, पोर्ट पर लाकर लेकर जाते हैं, पोर्ट पर लेकर जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, एंड उसको जो है यूएसए भेज देते हैं। रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को पोर्ट पर लेके जाते हैं, शिप में लोड करते हैं और फिर ये यूएसए चला जाता है। ठीक है, इस बीच में जो ये जो सारा प्रोसेस है, यहां पर जो है असेसी जो है कस्टम ब्रोकर की जो है सर्विसेज ले रहा है, साथ में वो जो है शिपिंग एजेंट एंड कंटेनर सर्विसेज ले रहा है, शिपिंग एजेंट एंड कंटेनर सर्विसेज, और ओवरसीज कमीशन एजेंट, ओवरसीज कमीशन एजेंट की सर्विस ले रहा है। कस्टम ब्रोकर को हम पहले क्या कहते थे, कस्टम हाउस एजेंट, है ना। देखिए हमारे को रूल क्या कहता है कि आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू
मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स जो है, और जो सर्विसेज आपकी है साथ में, सर्विसेज फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स अप टू पोर्ट, सर्विसेज फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स अप टू पोर्ट, ठीक है, अप टू पोर्ट। प्लेस ऑफ रिमूवल आपका पोर्ट माना जाएगा यहाँ पे। प्लेस ऑफ रिमूवल जो है आपका क्या है, प्लेस ऑफ रिमूवल पोर्ट है, पोर्ट से आगे तो होगा नहीं। कस्टम ब्रोकर की सर्विसेज अगर पोर्ट पर हैं तो वो शामिल हो जाएंगी, ठीक है। शिपिंग एजेंट की भी हो जाएंगी, शिपिंग एजेंट और कंटेनर की जो सर्विसेज है वो भी आपकी जो है इनपुट सर्विस मान ली जाएगी। कस्टम ब्रोकर की जो सर्विसेज हैं, कस्टम ब्रोकर की सर्विसेज अगर पोर्ट तक हैं तो वो भी शामिल कर दी जाएंगी, ओके। तो क्या कह रहा है ये देखिए, डायनेमिक इंडस्ट्रीज के अंदर the assessee availed Sandwed credit of service tax paid on it on custom house agent services, shipping agent and container services, and commission paid to overseas agent in respect of finished goods which were exported. The revenue objected to the Sandwed credit claimed on these services. The revenue alleged that the CHA services, shipping agent services, container service and service of overseas commission agent had been availed after the goods were cleared from the place of removal and they were not in relation to manufacturing activities. Department का ये कहना है, undertaken by the assessee, nor these were pertaining to the activities of the clearance of goods from place of removal. उसका ये बोलना था कि these services were not pertaining to the activities of clearance of goods from place of removal. Place of removal से clear करने के लिए नहीं है ये services, का ये बोलना है। These services according to revenue did not fall under the definition of term input service and the related Sandwed credit availed was inadmissible. नहीं ले सकता वो credit, डिपार्टमेंट का ये कहना था। असेसी ने इसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए जो है बोला कि assessee contended that the tribunal had taken a view that where exports are on FOB basis, free on board मतलब पोर्ट से जब लेके जा रहे हैं, the place of removal has to be taken as port. assessee ने बोला कि place of removal जो है वो पोर्ट मानी जाएगी and therefore the services availed by it till the goods reach the port. जब तक गुड्स जो हैं पोर्ट पे नहीं पहुंच जाते would be admissible that without the assistance of overseas agent, manufactured goods cannot be sold. Therefore, the services of overseas agent have to be treated as one relating to manufacture. उसका ये कहना है assessee का। इश्यू क्या है, whether Sandwed credit can be availed of service tax paid on custom house agent services, shipping agent and container services, and services of overseas commission agent used by the manufacturer of final product for the purpose of export when export is on FOB basis. हाई कोर्ट जो था उसने इनपुट सर्विस की डेफिनेशन खोल के पढ़ी और कुछ केसेस जो थे उनका रेफरेंस लेते हुए उसने ये ऑब्जर्वेशंस दी। पहली ऑब्जर्वेशन, in case of all the three services in relation to which substantial question of law has been framed, there is no specific inclusion of such service in the definition of input service. उसने ये बोला कि स्पेसिफिकली तो ये जो है इंक्लूड नहीं की गई है इनपुट सर्विस की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। आगे बोलता है एनी सर्विस यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। कोई भी सर्विस उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ली है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और क्लियरिंग के लिए फाइनल प्रोडक्ट की अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल, मतलब पोर्ट तक, वुड सर्टेनली बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस। चलो इतना तो कोर्ट ने मान लिया कि प्लेस ऑफ रिमूवल मतलब पोर्ट तक जो भी सर्विसेज लगी हैं वो सारी इनपुट सर्विस मानी जाएंगी। इन द प्रेजेंट केस द प्लेस ऑफ रिमूवल वुड बी पोर्ट। तीसरा बोलता है
रेवेन्यू बोलता है रेवेन्यू हैज नॉट डिस्प्यूटेड द फैक्ट दैट द सर्विसेज इन रिलेशन टू विच सैनवेट क्रेडिट इज क्लेम्ड बाय द असेसी वर अवेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। डिपार्टमेंट बोलता है कि ये तो रेवेन्यू भी मान रहा है कि ये जो सर्विसेज हैं वो सारी एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए ली गई है। चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि कस्टम हाउस एजेंट सर्विस की जो सर्विसेज हैं, शिपिंग एजेंट की जो सर्विसेज हैं, कंटेनर की जो सर्विसेज हैं, इसके रिगार्ड में 2013 के अंदर एक डिसीजन आया था कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का, गुजरात हाई कोर्ट का, वो अप्लाई करो एंड द डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस वुड कवर बोथ दी सर्विसेज। जो ये दोनों सर्विसेज हैं ये कवर की जाएंगी इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में, कंसीडरिंग द नेचर ऑफ सर्विस and the place of removal being port in this case, considering the nature of services and the place of removal यहाँ पर port है इसलिए। आगे बोल रहा है with regard to the services of overseas commissioned agent also, ये जो है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का केस लगाया गया would apply। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड में गुजरात हाईकोर्ट ने बोला था कि जो सैनवेट क्रेडिट है ऑन ए सर्विस could be availed if the service is used directly or indirectly in manufacture। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मैन्युफैक्चर के लिए या क्लियरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ओवरसीज कमीशन एजेंट की जो सर्विसेज है इस पर्पस के लिए नहीं यूज की गई है। ओवरसीज कमीशन एजेंट जो है उसकी जो सर्विसेज है इस केस के लिए नहीं यूज की गई है। ओवरसीज कमीशन एजेंट जो आपका होता है वो लोकेटेड होता है आउटसाइड इंडिया, उसकी सर्विसेज भले ही आप ले रहे हैं बट ये बोल रहा है कि द सर्विसेज ऑफ ओवरसीज कमीशन एजेंट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर दीज पर्पसेस, द डिनायल इन द रेफर्ड केस शैल अप्लाई टू द प्रेजेंट केस ऑल्सो, कॉन्सिक्वेंटली सैनवेट क्रेडिट वुड नॉट बी एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन पेड टू फॉरेन एजेंट्स। फॉरेन एजेंट्स को जो कमीशन पे कर रहे हैं वो जो है ना वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, फॉरेन एजेंट जो है आपको कमीशन दे रहे हैं मगर वो आपके यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर नहीं है। एक तो पहली बात तो ये कि वो यहाँ पर नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर लोकेटेड नहीं है फॉरेन एजेंट्स, वो बाहर आपको सर्विसेज दे रहे हैं अपने देश में, है ना, सर्विसेज आपको मिल रही हैं बट वो बाहर दे रहे हैं। तो इसलिए बोला गया कि ये एक तो देखो ये वाली जो सर्विसेज है ना, ये वाली सर्विसेज जो है आफ्टर रिमूवल की हैं, इसलिए भी ये जजमेंट दिया गया है। ठीक है, तो हाई कोर्ट हेल्ड दैट सैनवेट क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ कस्टम हाउस एजेंट सर्विस, शिपिंग एजेंट एंड कंटेनर सर्विस एंड कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज इज एडमिसिबल बट सैनवेट क्रेडिट अवेल फॉर द सर्विसेज ऑफ ओवरसीज कमीशन एजेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो असेसी का ये वाला जो कंटेंशन था कि भाई दैट, आखिरी लाइन पढ़िए ये सेकंड लास्ट लाइन, दैट विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ओवरसीज एजेंट मैन्युफैक्चर गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड, मतलब बाहर दूसरे देश के अंदर सेल नहीं किए जा सकते, ऐसा उसका कहना था। देयरफॉर द सर्विसेज ऑफ ओवरसीज एजेंट हैव टू बी ट्रीटेड एज वन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर। इसको रिजेक्ट कर लिया, बाकी को एक्सेप्ट कर लिया। बाहर जो सर्विसेज दे रहे हैं सेलिंग के लिए उसको नहीं इसमें शामिल किया गया। अगला केस है आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 2014 सुप्रीम कोर्ट। ये जो है आपका रूल 6 जो है सैनवेट क्रेडिट रूल्स का, उससे रिलेटेड है। इसके अंदर देखिए क्या बोल रहा है ये, The respondent assessee was engaged in manufacture of a dutiable product. Dutiable product बना रहा है। During the manufacturing, a by-product was also produced, which was exempt from excise duty. ठीक है, डिपार्टमेंट ने सैनवेट क्रेडिट डिनाई कर दिया। उसने ये डिपार्टमेंट ने बोला कि आउटपुट प्रोडक्ट जो है असेसी का वो जो है ड्यूटेबल भी है, एग्जाम्प्ट भी है। रूल 6 आपको पता है कि हमारा कब लग जाता है कि कुछ प्रोडक्ट तो उसके ड्यूटेबल है और कुछ एग्जाम्प्ट है, कुछ ड्यूटेबल है और कुछ एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है, तो उसने ये बोला डिपार्टमेंट ने कि सेपरेट रिकॉर्ड बनाओ इनपुट के लिए यूज्ड इन टैक्सेबल एक्सपोर्ट, मतलब टैक्सेबल में कितना इनपुट यूज आ रहा है और एग्जाम्प्टेड में कितना यूज आ रहा है, उसका सेपरेट अकाउंट बनाओ। ठीक है,
या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, अकाउंट्स नहीं है तो 6% जो है आपका ड्यूटेबल वाले का जो है एग्जेंट वाले का 6% ले लो, है ना। 6% of the sale price of the buy product in terms of Rule 6 of Sandved Credit Rules 2004. It was submitted that language of Sandved Credit Rules needs to be interpreted literally, since Rule 6 does not provide any distinction between exempted final product and exempted buy product. Rule 6 के अंदर exempted final product और buy product में कोई distinguish नहीं किया गया. Its provisions would also be applicable to buy product. तो buy product पे भी वही provisions लग जाएंगे. Therefore, assessee was obliged to pay excise duty at the rate 6% in respect of clearance of exempted buy product. 6% से दे दो जो buy product है exempted है और credit ले लो. Issue ये है, will Rule 6 of Sandved Credit Rules will apply if the assessee clears an exempted buy product and a dutiable final product. क्या Rule 6 लगेगा? क्या हम बाय प्रोडक्ट को इक्विवेलेंट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? बाय प्रोडक्ट तो इंसिडेंटल होता है, अलग से थोड़ी ना हमको इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो यहां पर रूल 6 अप्लाई नहीं होगा. ओके, देखिए क्या बोल रहा है. लीगल पोजीशन. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that since in Rule 6 of Sandved Credit Rules 2004 the term used is final product and not buy product, said rule cannot be applied in case of buy product. नहीं करेंगे. When such buy product emerged as a technological necessity, मतलब यार वो तो अपने आप निकल रहा है ना, वो तो necessity है, मतलब हमने अलग से थोड़ा नहीं उसको करा मैन्युफैक्चर. If the revenues argument is accepted, it would amount to equating buy product with final product. अगर रेवेन्यू का हम कंटेंशन मान ले तो वो तो इक्वेट कर रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को एक तराजू पे तोला जाएगा, एंड देयर बाय ऑब्लिटरेटिंग द डिफरेंस. डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो तो कुछ रह ही नहीं जाएगा. फिर बाय प्रोडक्ट का नाम बाय प्रोडक्ट क्यों रखा है अलग से? फाइनल प्रोडक्ट ही रख दो उसका नाम भी, दो रिकॉग्नाइज्ड बाय लेजिस्लेशन इटसेल्फ. कंक्लूजन क्या है? द प्रिंसिपल एनक्यूनकेटेड इन द अबोव केस by the Supreme Court is that Rule 6 of CCR would not apply when manufacture of dutiable final product results in emergence of exempt byproduct on account of technological necessity. Rule 6 यहाँ पर नहीं लगेगा. डिपार्टमेंट का कंटेंशन रद्द कर दिया. अगला केस आपका है फैनर इंडिया लिमिटेड 2014. सैनवेड क्रेडिट का आखिरी केस है. फैनर इंडिया लिमिटेड 2014 मद्रास हाई कोर्ट. रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस बनता है और फिनिश गुड बनता है. फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका डीएसए में नहीं चढ़ाया. ठीक है, देखिए हो क्या रहा है यहां पर. द रिस्पोंडेंट एसएससी वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल सील्स. ऑयल सील्स बना रहा है. ऑन अकाउंट ऑफ फायर एक्सीडेंट इन फैक्ट्री द वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक्स वर बर्न्ड एंड रेंडर्ड अनफिट फॉर यूजेज. फायर हो गई, जो स्टॉक था वर्क इन प्रोग्रेस जो था ना, पूरा नहीं था, फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक थे वो बर्न हो गए और अनफिट हो गए यूज के लिए. असेसी जो है उसने सैनवेड क्रेडिट ले लिया रॉ मटेरियल के ऊपर, जो कि उसने ऑयल सीड्स बनाने के लिए यूज करे, मगर वो फाइनल प्रोडक्ट तो बना नहीं, बीच में ही नष्ट हो गया. शो कॉज नोटिस मिल गया बेचारे असेसी को कि सैनवेड क्रेडिट जो आपने अवेल किया है रॉ मटेरियल पे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो वापस से पे कर दो विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. ओके, डिपार्टमेंट ने मान लिया कि वो डिस्ट्रॉय हो गए, फायर से वर्क इन प्रोग्रेस में थे. असेसी ने ये बोला, पर फिर भी वो है मांग रहा है कि वापस से दे दो हमको तो क्रेडिट जो लिया था. द क्रेडिट अवेल्ड ऑन रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, demanding the Sandved credit availed on raw material destroyed along with interest and penalty. ठीक है, असेसी बोलता है कि since inputs were put in use for manufacture of final product, question of reversing the credit will not arise. कि भाई हमने तो इनपुट पे क्रेडिट लिया था कि हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको डाल रहे हैं, हमने डाल दिया. रेवेन्यू बोलता है कि रूल 3(5)(c) जो है सैनवेड क्रेडिट रूल्स का, उसके हिसाब से असेसी को रिवर्सल करना पड़ेगा. रूल 3(5)(c) पढ़ा था मैंने आपको. यहां पर असेसी ने कोई रेमिशन नहीं लिया है, कोई रेमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है,
और रूल 3.5C के हिसाब से डिपार्टमेंट बोल रहा है कि रिवर्सल होना पड़ेगा। तो क्या जो सैंडवेट क्रेडिट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। हाई कोर्ट लीगल पोजीशन देखिए, हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वाज नॉट इन डिस्प्यूट दैट द इनपुट्स on which the sandwich credit has been availed were destroyed in a fire accident when the work was in progress। ठीक है, once the fact was not disputed then the assessee could not be called upon to reverse the credit। ठीक है, हाई कोर्ट बोलता है, एक केस आया था बायोपेक इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 2010 में, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर गुड्स फायर एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर मैनी इयर्स cannot be said as not used in manufacture of final product and the assessee need not reverse। मतलब उसने यार यूज तो कर लिया ना, उसको इनपुट को डाल तो दिया उसने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिस्ट्रॉय हो गया वो अलग बात है। हाई कोर्ट ने फर्दर बोला कि रूल 3.5C जो है कैन बी इन्वोक्ड वेयर ऑन एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द assessee। अगर assessee ने कोई मैन्युफैक्चरिंग करी है गुड्स की, तो जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज ऑर्डर टू बी रेमिटेड अंडर रूल 21। अगर रेमिशन हो रहा है अंडर रूल 21 तो रिवर्सल होगा, तो रिवर्सल होगा। पर यहां तो रेमिशन के लिए कुछ अप्लाई नहीं कर रहा है एसएससी ने। तो कंक्लूजन क्या है, हाई कोर्ट हेल्ड दैट सैंडवेट क्रेडिट वुड need to be reversed only and only when the payment of excise duty on final product is ordered to be remitted under rule 21। अगर रेमिशन का ऑर्डर आया है तो आप रिवर्स कर दो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस द assessee has not claimed any remission, कोई रेमिशन नहीं लिया है, and no final product has been removed, hence the assessee need not reverse the sandwich credit taken on input contained in work in progress destroyed in fire। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम लोग देखेंगे कॉमन टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज जो हैं आप लोगों की।